Hello, part 2 of JEE Advanced Solution. In part 1 video, I talked about up to 10th questions. So these multi-correct questions we have discussed. Now we will be moving forward to discuss these numerical questions. In these numerical questions, we need to answer in numerical values, maybe decimal numbers or maybe integers or whatever. So let's read this question number 11. It says a 10 kg block is moving left with a velocity 1.2 meter per second at equal to 0. A force is applied as shown in the figure. So this is force that is being applied. After 0.2 second, the force continues to at 10 Newton level. So this is force versus time graph. और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये पहले 20 का फोर्स लग रहा था, फिर इसके बाद ये 10 का कंटिन्यू होता है. यहाँ पे पिक्चर थोड़ा छोटा है, इन केस यू इनलार्ज देन यूल फाइंड द नंबर्स. और ये 0.2 सेकेंड है. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज 0.2, अपने को पता करना कि टाइम एट विच द ब्लॉक कम्स टू स्टॉप. सो now look at this carefully. Force is being applied in this manner, block is moving in this direction. और अगर ऐसा हो रहा होगा तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा. सो नेट फोर्स निकालने के लिए अपने को फ्रिक्शन लगेगा, देखना पड़ेगा. फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स राइट, मूविंग इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट. सो ये आपको बताएगा कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है ना, उसको पता करने के लिए अपने को ये रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी देखना होता है. सिंस यहाँ पे मोशन हो रहा है तो उसका अपोज करना होता है. दैट मीन्स वेलोसिटी प्लेज अ रोल इन काइनेटिक फ्रिक्शंस. सो इसमें जो फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. सो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू विल से कि टोटल फ्रिक्शन जो टोटल फोर्स जो लग रहा होगा एफ प्लस एफ के लग रहा होगा, और ये इस स्पीड को कम कर रहा होगा. नाउ वी कैन गो फॉर द काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, टोटल फोर्स निकालने के बाद वी कैन फाइंड द रिटार्डेशन, और 0.2 सेकेंड तक रिटार्डेशन 20 एफ के बराबर के करस्पॉन्डिंग आएगा, फिर 10 एफ के करस्पॉन्डिंग आएगा. और अदरवाइज वी कैन यूज द थिंग दैट वी नो कि रेट सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन अ डिफरेंट फैशन, लाइक dp/dt इज इक्वल टू फोर्स. सो पहले तो ये पता करते हैं कि एफ के की वैल्यू कितनी आएगी. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या इसकी वैल्यू आएगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. यस, म्यू कितना दिया गया है 0.2. नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट से आएगा जो कि 10 इंटू 10 हो जाएगा. जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, सो ये 20 आ जाएगा. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो हम इसको यूज करने वाले नेट फोर्स इज इक्वल टू dp/dt. और ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा कि चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एफ dt, नेट फोर्स. क्या टाइम ड्यूरेशन है वो अपने को पता चल रहा है. फाइनल मोमेंटम अपने को जीरो करना है और इनिशियल मोमेंटम अपने को पता है. अगर डायरेक्शन वाइज बात करें सो फाइनल मोमेंटम आएगा जीरो, सो उसको जीरो लगेंगे. इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में तो एक माइनस एम वी लगा देंगे. वी इनिशियली जो अपने को दिया गया था, और वी नॉट वी कैन कॉल इट. बाकी जो फोर्स लग रहा है वो प्लस डायरेक्शन में, और एफ की वैल्यू कैसे रहती है वो अपने को देखना है. 0.2 सेकेंड तक वो 20 रहेगी, तो एफ नेट अपने पास आएगा 20 प्लस फ्रिक्शन विच इज़ 20. दिस इज़ फॉर 0.2 सेकेंड. इसके फर्दर आगे का जो टाइम आएगा उसमें एफ की वैल्यू 10 है और फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी 20 रहने वाली है. हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक, लेट्स दैट वैल्यू इज टी और टी डैश और टी नॉट और समथिंग लाइक. टी नॉट मान लेते हैं क्योंकि उसने टी पूछा आपसे. जो आपसे पूछा है वो ये टी नहीं आएगा टी नॉट, क्योंकि उसने टोटल टाइम पूछा है. एंड वी आर कंसिडरिंग द टाइम बियॉन्ड दिस 0.2 सेकेंड. उसके बाद कितना और टाइम लगेगा स्टॉप होने के लिए. तो हम 0.2 ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा ना. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने को आंसर मिलता है. सो मास ये प्लस हो जाएगा. मास की वैल्यू अपने को 10 दी गई है. वी नॉट अपने को पता करना है. ये नंबर अपने को सिंप्लीफाई करना होगा. दैट्स 40 इंटू 0.2, दैट कन्वर्ट्स इंटू 8. मोरओवर यहाँ से एक नंबर मिलेगा अपने को. अच्छा, वी नॉट अपने को दिया था प्रोबेबली. वी नॉट की वैल्यू 1.2 दी हुई है. अब चाहे तो उसको भी रख सकते हैं. सो वी नॉट की वैल्यू भी प्लेस कर लो. सो इट्स 1.2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 30 इंटू टी नॉट. वंस यू सिंप्लीफाई सो यू विल गेट 30 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 12 माइनस 8, दैट इज 4. सो बेसिकली टी नॉट की वैल्यू आ जा रही है 0.4/3 विच इज़ बेसिकली 0.133. सो आफ्टर 0.2 सेकेंड 0.33 सेकेंड और ट्रैवल करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा. सो हाउ लॉन्ग इट ट्रैवल्ड ऑल टुगेदर, सो
0.2 plus t naught, which is 0.133. It will go into like 0.333. आपको 2 डेसिमल तक देना होता है, सो आप 0.33 आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेंज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सो रिलैक्सेशन फॉर 1 पॉइंट। सो इस अगर आपने आंसर 0.32 और 0.344 के बीच में 34 के बीच में कोई नंबर दिया है, सो दैट विल बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट। एग्जैक्ट आंसर कैन बी रिटन एज 0.33. Similarly, we can go for the question number 12. Question number 12 says कि calculate the maximum velocity जो ये पार्टिकल चल पाएगा। तो एक पार्टिकल है जिसका मास दिया गया है और उस पर एक फोर्स लगाते हो, अगेन फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड आने वाली है एफ की वजह से। सो पहले स्टैटिक रहेगा फिर काइनेटिक होगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू अगर हम लोग को निकालना चाहें तो पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दैट्स गोइंग टू बी लाइक म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू 0.5 दिया गया है, दोनों फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है, और इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता करना पड़ेगा। दैट्स गोइंग टू बी अगेन 10 इंटू जी। जी की वैल्यू 9.8 लेने को बोला है तो हम लोग 9.8 ले लेंगे। सो ये नंबर आ जाएगा 5 टाइम्स दिस नंबर। सो दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी लीडिंग टू 49। इसको तो 49 न्यूटन का अपने पास ये फ्रिक्शन ये लग रहा होगा अपने को, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर 49 न्यूटन से कम फोर्स लगा तो फिर ये स्टेशनरी रहेगा, मूव नहीं करेगा। उसके बियॉन्ड वाले फोर्स से ही ये मूव कर पाएगा। अब ये सीखी 49 समवेयर यहाँ पर मिड पर आएगा, 50 के क्लोज है। सो टिल दिस पॉइंट इस फोर्स के लिए ये स्लाइड नहीं करेगा। जब इससे ज़्यादा फोर्स हम लोग लगाएंगे तो ये स्लाइड करेगा। और 4 सेकेंड पर आपने मैक्सिमम 100 लगाया तो इस समय ये मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहोगा और मैक्सिमम गया होगा, तो वेलोसिटी भी बढ़ते हुए मैक्सिमम गई होगी। सडनली ये ड्रॉप करके 40 पर आ जाता है। तो जब एफ की वैल्यू 40 हो जाएगी तो ये अपना इसकी वैल्यू 49 है, इसका मतलब फिर ये रिटार्ड कराएगा। सो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। सो अल्टीमेट पॉइंट अपने को ये समझना दैट वेलोसिटी इज गोइंग टू मैक्स एट दिस 4 सेकेंड। सो 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी। सो अपने को 4 सेकेंड तक वर्क करना है। सो ये अगर अपना 49 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये कितना टाइम आएगा वो हम पता कर सकते हैं। लेट्स कॉल इट एज ए टी नॉट, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ अगेन कि इस टी नॉट से लेकर के 4 सेकेंड तक अपने को पता करना है। सो वी कैन गो फॉर लाइक एफ डी टी, ये जो वैल्यू आने वाली है दैट इज चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ना चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इनिशियली रेस पर था और यहाँ से स्टार्ट किया चलना, फाइनली इसके पास वेलोसिटी आएगी तो हम एम वी मैक्स बोल सकते हैं। यही वी मैक्स अपने को निकालना है। इनिशियली 0 था। फोर्स कितना लग रहा है, ये नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स में अपना एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का डिफरेंस आएगा। एक्सटर्नल फोर्स इस फिगर से दिया जा सकता है, इक्वेशन से बना करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो, क्योंकि आप जानते हो कि एरिया अंडर द ग्राफ भी काम करेगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एफ डी टी और दूसरा फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लेकर के आएगा, तो माइनस एफ फ्रिक्शन इंटू डी टी। जो फ्रिक्शन वाला पार्ट होगा यू विल फाइंड कि वो कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा, तो उसके लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 49 इंटू टाइम इंटरवल लगेगा अपने को। टाइम इंटरवल कितना, 4 माइनस टी नॉट, और इसको हम 4 से टी नॉट से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे टी नॉट से 4, वो बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। उसके लिए अपने को टी नॉट पता करना। टी नॉट पता करना बड़ी बात नहीं होगी, उसको आप यहाँ से ज्वाइन करा लो, और ये जो नंबर आने वाला है ये 51 हो जाएगा, और ये एंगल थीटा पकड़ लो। आप चाहो तो ये रफली 10 ले लो स्टार्टिंग के लिए, बाद में उसको क्लोज बाई कर देंगे। हालांकि न्यूमेरिकल है तो अपने को कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रिसाइज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर अगर आप टेन थीटा का यूज़ करते हो, टेन थीटा, सो कैन यू से कि टेन थीटा बड़े वाले ट्राइंगल में कितना बन रहा है, 100 डिवाइड बाई 4, और ये छोटे वाले ट्राइंगल में ऊपर वाला पकड़ लो या फिर ये नीचे वाला पकड़ लो। लेट्स कि वी कैच द डाउन साइड वन, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अगर डाउन साइड वन को कैच करते हैं इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को, तो उसमें हाइट कितना जाना है 49, और टाइम कितना है टी नॉट। सो यहाँ से अपने को टी नॉट पता चल जाएगा। टी नॉट की वैल्यू जो आएगी वो 100 डिवाइड बाई 98 आएगी। क्लोज टू 2 जाएगा, 2 से स्लाइटली ज़्यादा चला जाएगा। सो ये बाद में हम इसको टी नॉट को सब्सटीट्यूट कर देंगे। नाउ वंस यू सब्सटीट्यूट दिस टी नॉट वैल्यू ओवर हेयर, तो ये इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट करना है। एम अपने को पता है 10 kg, वी मैक्स यहाँ से निकाला जा सकता है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो ये फर्स्ट वाले टर्म की। तो इंटीग्रेशन टी नॉट टू 4 एफ डी टी कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता देता हूँ।
एफ डी टी. आइदर यू मेक द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन, वहाँ से भी चलेगा, और अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एफ की इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स, और वाई की जो वैल्यू है वो एफ है, एम एक्स से रिप्लेस करना है, एम एक्स मतलब टेन थीटा इंटू एक्स, एक्स मतलब टी, और ये टी नॉट से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करना है. टेन थीटा की वैल्यू ये आपको नज़र आ रही है 25, सो ये 25 इंटू टी हो जा रहा है, टी नॉट टू 4, so that turned out to be 25 t square by 2. Now limit runs from t naught to 4. So अब आप एक बार 4 रख दोगे, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, t नॉट रख दोगे जो 2 के क्लोज है, तो आप रफली इसको 2 ले सकते हो और उसको एडजस्ट कर सकते हो. सो यहाँ से ये टर्म मिल गया, ये टर्म भी मिल जाएगा, और यहाँ से वी मैक्स जो अननोन है वो निकाल सकते हो. डू कैलकुलेशन एंड चेक वेदर यू गेट दिस आंसर एज इट शुड कम लाइक 5.2 मीटर पर सेकेंड. सो 5.1 से 5.3 के बीच का आंसर एक्सेप्टेबल रहेगा. तो इन सभी क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, मोस्टली ये चल रहा है कि एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस. आप काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैंडल कर सकते हो. देन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 30. इसका आंसर 0 दिया गया. वी विल चेक कि वेदर इट इज कमिंग. इट सेज कि ब्लॉक ए इज moving downwards with 1 meter per second. So इसकी velocity इधर है. Let's say that's a velocity of 1 and that's 1. Block C is moving up. This is velocity, let's say 3 for C and it is 0.5. B किधर जा रहा होगा अपने को नहीं पता. Let's say that's a velocity of B downwards. अगर V2 पॉजिटिव आएगा तो डाउनवर्ड्स, अदरवाइज हम अपवर्ड्स बोलेंगे. और वैसे भी उसने मैग्नीट्यूड के बारे में बात, स्पीड बोला है, तो डायरेक्शन माइनस एंड हटा भी देंगे. यू नो कि स्ट्रिंग का टेंशन का हम लोग टी पकड़ते हैं तो यहाँ पर 2t आएगा, इस वाले ब्लॉक पर भी 2t आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर t आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. वाई? बिकॉज t इसी स्ट्रिंग का टेंशन है. देन कंस्टेंट रिलेशन वी नो दैट्स ए समेशन ऑफ t डॉट v मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑफ देम वी आर गोइंग टू अप्लाई. फर्स्ट के लिए जब अप्लाई करोगे, a के लिए लिखोगे तो माइनस टी v1 बनेगा, वाई माइनस अपोजिट डायरेक्शन है कॉस 180. सेकेंड के लिए आएगा माइनस 2t v2. थर्ड के लिए आएगा 2t v3. थर्ड वाला पॉजिटिव है बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंशन की डायरेक्शन सेम है, सो थीटा इज गोइंग टू बी 0. टी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को पता चल रहा है कि माइनस v1 माइनस 2v2 प्लस 2v3 इक्वल टू 0. सो अपने को v2 पर इंटरेस्ट है तो v2 इस साइड लेके आते हैं, तो दैट्स गोइंग टू लाइक ट्वाइस v3 माइनस v1/2. अब v3 v1 अपने को पता है, सो 2 टाइम्स v3 is 0.5, v1 is 1, so divide by 2. 1 minus 1 will become 0. इसका मतलब b ब्लॉक स्टेशनरी रह सकता है और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. That's what it is. So 0 is going to be the correct response. Question number 14. ये बोलता है small marble is projected with a velocity 10 meter per second. So picture थोड़ा छोटा इसलिए नहीं दिख रहा है, मैं बताता. ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, और यहाँ पर आप थ्रो कर रहे हो. वेलोसिटीज़ वगैरह दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड से. एंगल वाई डायरेक्शन से अपने को 45 दे रखी है, स्मूथ इंक्लाइंड है तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं है. कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वी ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स. सो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, 3 डायमेंशनल व्यू है, और आप इंक्लाइंड प्लेन में इस तरह से थ्रो करते हो, तो अपने को देखना होगा कि इसके साथ इसका मोशन कैसा जाएगा. सो यू विल फाइंड इसका मोशन इस तरह से प्रोजेक्टाइल जैसा कुछ जाएगा. क्यों जाएगा? भाई बिकॉज द रीज़न बीइंग कि इस पर यू विल फाइंड कि एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स इसको चला रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन में. ग्रेविटी इस तरह से लगेगा. तो पहले तो ग्रेविटी का कंपोनेंट पता करते हैं. आप जानते हो इंक्लाइंड प्लेन में एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाता है, एक अलॉन्ग द प्लेन जाता है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये जी साइन थीटा बनता है. so, इसका जो इफेक्टिव है वो जी साइन थीटा बनेगा. अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 दी गई है, तो हम इसको जी को 10 ले सकते हैं और ये 10/√2 आ जाएगा. So that is acceleration. In the y direction you will find कि कोई acceleration नहीं होगा, स्मूथ सरफेस है, तो y डायरेक्शन में 0 acceleration, x डायरेक्शन में 10/√2 acceleration. तो जब कभी ऐसी सिनेरियो होती है तो प्रोजेक्टाइल बनता है, पैराबोला पाथ फॉलो करता है ऐसा. एंड वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम. तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे. x डायरेक्शन कंपोनेंट, x डायरेक्शन मोशन, y डायरेक्शन मोशन, ये x है तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. इनिशियली x डायरेक्शन की वेलोसिटी इधर आएगी और इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं. वेलोसिटी 10 थी, एंगल थीटा था, तो ऊपर जो जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी v sin 45, और ये हॉरिजॉन्टल जो जाने वाला है v cos 45.
सो दीज आर इनिशियल वेलोसिटीज। v की वैल्यू अपने को 10 दिया गया, 45 1/√2 आएगा, सो ये 1/√2 से स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये डी एक्सेलरेशन टाइप का रहेगा। तुम लोग लिखेंगे किसी भी टाइम पर एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v sin 45, और इसको माइनस से लिखेंगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ है, सपोजिट थी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो प्लस ए का मतलब ये वाला डायरेक्शन जो कि हम प्लस एक्स डायरेक्शन में ही दिख रहा है, इसलिए हम इसको g sin 45 लिखेंगे इंटू टी अपने को पता हुआ है। ये सारे नंबर्स नोन है, इनकी वैल्यूज रखो, अपने को आंसर मिलेगा। तो ये आएगा माइनस v विच इज 10, 45 मतलब √2 प्लस ये भी 10/√2 और g की वैल्यू अपने को 2 दिया गया। अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी कि ये 10/√2 हो जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर हो जा रही है। सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया कंपोनेंट। देन वी विल टॉक अबाउट द वाई डायरेक्शन मोशन। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। सो जो भी वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी बनी रहेगी हर मोमेंट पर। सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक v cos 45, और v 10 है, cos 45 भी 1/√2 आता है। नाउ यू गॉट दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, दिस वेलोसिटी कंपोनेंट। व्हाट विल बी द टोटल वेलोसिटी? रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सो दैट्स लाइक vx² प्लस vy²। एंगल भी बता सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। दिस आई कैप का मतलब ये डायरेक्शन, जे कैप का मतलब ये डायरेक्शन, द वे द कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ बीन चोजन। एनीवे मैग्नीट्यूड इज बीइंग आस्क्ड फॉर, सो ये बनेगा 10/√2 इंटू √2, सो दैट टर्न आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो पॉइंट इज कि आफ्टर 2 seconds you will find the velocity of this marble is going to be 10 meter per second. That is correct. Question number 15. It says find the speed of M2 block at the moment when this M2 is going to hit the wall AB. So ये AB wall है, ये M2 है आपका, ये M1 है, और ये सिचुएशन बनाई गई कुछ इस तरह से, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली लगा हुआ है। आफ्टर द ब्लॉक आर रिलीज फ्रॉम रेस, तो इससे सिचुएशन से आप रेस से रिलीज करते हो। मासेस वगैरह अपने को दिए गए हैं। देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये M2 स्टे नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको कोई नॉर्मल रिएक्शन देने वाला नहीं है। तो इसका जो mg है ना वो उसको नीचे लाना चाहेगा, फिर स्ट्रिंग्स अपना रोल प्ले करेंगे। तो आप पाओगे कि ये स्ट्रिंग सिंस फिक्स्ड है, लेंथ का है, और ये स्ट्रिंग मूव कर सकता है, ब्लॉक को मूव अपसाइड डाउन साइड करा सकता है। सो सिंस इट्स फिक्स, तो ये इस तरह के एक सर्कल पे इसको लेकर के आएगा, और M2 विल बी फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ सर्कुलर पाथ एंड गोइंग टू हिट दिस वॉल लाइक दिस। जब ये M2 यहाँ पर आएगा हिट करने की कंडीशन में, तो इसके पास इधर एक वेलोसिटी होगी, और ये स्ट्रिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गई होगी। हालांकि मैं थोड़ा एंगल दिखा रहा हूँ बट इसको आप वर्टिकल समझेंगे, और स्ट्रिंग एक ऐसा हो जाएगा, यहाँ से पुली तक जाएगा, और इसके चलते हुए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। सो मे बी समवेयर हियर पहुँच जाएगा। सो अब हमको दो कंडीशन कंसिडर करनी है, एक वन विच was initial, another which is about to hit. जब ये about to hit है तो लेट्स से कि इसकी फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तब भी चलेगा। सो व्हाट द एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम इज गोइंग टू से, सो लेट्स राइट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, ये जो m1 है ये ऊपर जा रहा है, इससे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। सो माइनस m1g इंटू हाइट इट गोज अप टू, लेट्स से ये हाइट जो ऊपर जाता है ये y है, इसको हम पता करना चाहेंगे, प्लस m2 जो है वो नीचे आया नट सेल में, तो उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। m2 नीचे कितना गया होगा? क्या m2 नीचे उतना ही गया होगा जितना ये स्ट्रिंग का लेंथ है, क्योंकि ये वर्टिकल हो रही है, और वो स्ट्रिंग का लेंथ आपको 1 मीटर दिया गया, तो ये 1 मीटर नीचे गया। सो दीज आर द वर्क डन बाय ग्रेविटी। कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग के फोर्सेस इंटरनल फोर्स है, तो उसका वर्क डन 0 रहना। देन आफ्टर यू विल फाइंड की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल लाइक हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रहा होगा क्योंकि नथिंग वॉज मूविंग और वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एवरीथिंग। नाउ वाई पता करना अपना चैलेंज है कि ये कितना ऊपर राइज किया होगा। गुड पॉइंट टू आइडेंटिफाई। नाउ कितना ऊपर राइज किया होगा? नाउ यू सी कि स्टार्टिंग में ये लेंथ थी स्ट्रिंग की, अब स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो जा रहा है, तो जितना स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे बढ़ा वही स्ट्रिंग ऊपर गया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का टोटल लेंथ तो वही रहने वाला है। सो इन केस अगर हम फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता कर लेते हैं, ये वाली लेंथ, और उसमें से इनिशियल वाली सब्ट्रैक्ट कर देते तो वही पता चल जाएगा। अच्छा, फाइनल पता करने के लिए ये तो 1 मीटर रहने वाली है,
और दूसरा ये अभी भी 1 मीटर, ये कितना था टोटल अपने को 2 मीटर दिया गया था, सो 1/1 में डिवाइडेड था, सो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, हाँ ये 1 मीटर नहीं होगा, पॉर्डन, ये 1 मीटर था और ये 1 मीटर था, लेकिन ये पॉइंट स्लाइड होकर के इधर आया क्योंकि ये रोटेट किया होगा, सो ये जो इंक्लाइंड वाला है ये बढ़ गया होगा 1 मीटर से, कितना हुआ अपने को नहीं पता, बट ये गारंटीड है कि ये 1 रहा होगा क्योंकि वो फिक्स था, और दिस इज 2, सो अगर ये 1 है ये 2 है, यहाँ पर राइट एंगल बनाएगा तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, √2² + 1² दैट इज 5, सो ये जो लेंथ होगी वो √5 हो जाएगी लेटर ऑन। नो फाइनली ये 1 + √5 है, इनिशियली कितना था 2, तो चेंज कितना होगा तो हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, फाइनली हमारे पास आ रहा है 1 + √5 मीटर और इनिशियली था 2 मीटर, इसका मतलब है ये √5 - 1 मीटर के बराबर है, इतना m1 को ऊपर जाना पड़ेगा। इफ़ यू गॉट दिस, y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, m1 अपने को दिया गया है, m2 अपने को दिया गया है, v1 v2 अननोन है, तो एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी जिसमें v1 v2 अननोन होंगे, 2 अननोन होंगे, दैट मीन्स वी नीड टू गो और वी नीड टू हैव वन मोर इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, कंस्टेंट से, क्योंकि ये ब्लॉक तो कंस्टेंट है। अब देखोगे कि इसका जो टेंशन होगा वो टी ऊपर लग रहा होगा, वही टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, हालांकि इस स्ट्रिंग पर भी टेंशन आएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका टेंशन हमारे लिए काम का नहीं है। सो क्या हम लोग लिख सकते हैं कंस्टेंट रिलेशन में आप पाओगे कि समेशन टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्लॉक के लिए आएगा टी ऊपर था, v1 भी ऊपर था तो पॉजिटिव हो गया। सेकेंड ब्लॉक के लिए अपने को ये एंगल की ज़रूरत पड़ेगी और ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा। इस एंगल का मतलब टी का कॉस थीटा वर्जन इधर आएगा और टी का साइन थीटा वर्जन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला परपेंडिकुलर होगा, दैट वोंट मैटर फॉर अस। तो क्या उसको हम लिखेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस बन जाएगा, सो हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगा सकते हैं ऑलरेडी, एंड इट शुड बी लाइक टी का कॉस थीटा वर्जन इंटू v2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और टी डिसअपियर्स तो v1 की वैल्यू कितना आ जा रहा है, v2 कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या है, हमने ट्राइंगल अभी देखा, उस ट्राइंगल पर ये थीटा ऊपर बनाया जा सकता है, तो अगर ये थीटा हुआ है, ये 90 डिग्री है, सो कॉस थीटा की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी, हाउ मच कॉस थीटा इज गोइंग टू बी बेस विच इज 2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस विच इज √5। आप कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख करके v1 v2 की एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, तो अपने पास एक रिलेशन यहाँ पर है, एक रिलेशन यहाँ पर है। अब आप क्या कीजिए, v1 की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, सारी वैल्यूज को रखिए, उसमें v2 अननोन होगा, v2 को सॉल्व कर लेंगे और v2 अपने को पता करना है। जब आप v2 को सॉल्व करोगे, दैट्स आई एम लीविंग फॉर यू टू सॉल्व मैथमेटिकली, v2 should come as a 3.39 मीटर पर सेकेंड। सो इसीलिए आपको 0.01 का रेंज दे दिया गया है, सो 3.38 से 3.40 के बीच में आपने मार्क किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो देर आर 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, उनको अपने को सॉल्व कर लेना है। सो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। इट सेज कि आपके पास एक ब्लॉक यहाँ पर बी है, एक ब्लॉक यहाँ पर ए है, और एक फोर्स लगाते हो आप ए पर, दोनों सरफेस रफ हैं, दैट मीन्स यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पर भी फ्रिक्शन है, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी फ्रिक्शन है, स्प्रिंग भी लगा रखा है, सो यहाँ पर फोर्सेस एक्सटर्नल भी है, स्प्रिंग फोर्स भी है, फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो देयर, ग्रेविटेशन, नॉर्मल, ऑल सो मैनी फोर्सेस आर प्रेजेंट। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज दिस कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितना होना चाहिए। एफ को कांस्टेंट फोर्स आपने लगाया हुआ है, तो इस कांस्टेंट फोर्स की कितना वैल्यू होना चाहिए सो दैट कि ये जो बी है वो मूव करना स्टार्ट हो जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए। ना अगर हम बी के रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो बी का रिक्वायरमेंट आएगा कि देखो क्या होगा कि यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यही टेंशन इसको ऊपर शिफ्ट करा सकता है। फिर देन यू विल रियलाइज कि इसमें एम जी का कंपोनेंट भी आता है, एम जी साइन 45। मोर ओवर इधर फ्रिक्शन भी आएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, लेट्स कॉल एज F2 मैक्स लग रहा होगा। अगर ये चलने की कंडीशन पर है तो आपको इतना टेंशन डेवलप करना होगा सो दैट कि इन दोनों फोर्सेस को काउंटर कर सके। सो जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में आप पाओगे कि टी मस्ट बी बैलेंसिंग व्हाट, एम जी साइन 45 प्लस F2 की मैक्स वैल्यू। ये सारे वैल्यूज अपने को पता है, एम की वैल्यू आपको दिया गया है, इसने बोला है कि अपने पास दोनों पार्टिकल का मास एम है और एम की वैल्यू √2 दी गई है, थीटा की वैल्यू 45 दी गई है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये √2 है, जी 10 है, जी को 10 ले सकते हैं, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, प्लस एफ मैक्स को क्या लिखेंगे,
म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये वर्टिकल फोर्स बैलेंस से आएगा, तो एम जी कॉस थीटा आएगा, तो ये आएगा एम जी कॉस 45। फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल लीड टू कि ये 10 आ रहा है, म्यू की वैल्यू अपने को दिया गया है 0.5 और एम जी 45 लगाएंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये √2 है, ये 10 है, 1/√2 है, यू कैन चेक इट। सो ये 5 बन गया, तो ओवरऑल ये 15 न्यूटन आ गया। इसका मतलब अपने को यहाँ पर 15 न्यूटन का टेंशन चाहिए। अगर आप 15 न्यूटन का टेंशन डेवलप कर पाते हो तो ये ब्लॉक भी ऊपर स्लाइड करने के लिए रेडी है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे तो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, और ज़्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ हाउ टू गेट दिस टेंशन ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 15। तो अब बोलोगे ये टेंशन यहाँ पर भी आ रहा होगा और वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्प्रिंग पुल कर रहा होगा और ये सो बेसिकली अपने को चाहिए कि स्प्रिंग उसको पुल करे के एक्स के। ना स्प्रिंग को पुल कराने के लिए इस फोर्स की हमको रिक्वायरमेंट आएगी और ये फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा। ना इस ब्लॉक पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस ब्लॉक पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एक एफ, दूसरा स्प्रिंग फोर्स लगना स्टार्ट होगा इधर और एक इधर फ्रिक्शन आना स्टार्ट होगा। लेट्स कॉल इट एज F1। नाउ सिंस आपने जो फोर्स लगाया है वो भी कांस्टेंट है और जब ये चलना स्टार्ट करेगा तभी स्प्रिंग पे टेंशन आएगा, स्प्रिंग पर एलोंगेशन आएगा तभी ये टेंशन आएगा। सो टेंशन विल बी ओनली इफ व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, राइट। और स्टार्ट्स मूविंग का मतलब हुआ कि ये काइनेटिक होना चाहिए, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? कैन वी से कि जो नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वो F माइनस F1 लग रहा होगा। और अगर आपने कोई कांस्टेंट फोर्स किसी स्प्रिंग पे लगाते हो ना तो आप पाओगे कि ये पहले इलोंगेट होना स्टार्ट होगा, जिससे कि टेंशन डेवलप स्टार्ट करेगा, डेवलप होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फिर एक स्टेज पर जब ये टेंशन की वैल्यू इस रिक्वायरमेंट के बराबर आ जाएगी तब ये चलना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंड एंड है स्प्रिंग का वो इस बिहेविंग लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बी मूविंग। आपको याद होगा एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि ये स्प्रिंग है, इस पर मास लगाया गया है और इसको रिलीज किया गया, मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है? तो आंसर आया था 2 mg/k। सो अगर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग रिलैक्स्ड होता है तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 mg/k। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के चेक कर लो, वहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा। तो सिंस वी नो द रिजल्ट वी कैन फाइंड आउट। अच्छा, मैक्स क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट हो सो दैट कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स मिले, सो दैट कि हम इसको बैलेंस कर सकें। सो यहाँ पर जो एक्स मैक्स आने वाला है, मैक्सिमम एलोंगेशन, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स द नेट फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग डिवाइड बाई के। और अगर ये एक्स मैक्स अपने को पता चला तो टी की जो वैल्यू आएगी, टी वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू के इंटू एक्स मैक्स। और इसी टी को हम चाहते हैं कि कितना हो जाए? 15 हो जाए। दैट्स व्हाट आवर डिजायर इज। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। K is K, S max was 2 times F minus F1 डिवाइड बाई K से K डिसअपियर हो जाएगा, ये 15 आ गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, F minus F1 is equal to 15/2. So this F that is needed will be known to us. It's going to be 15/2 plus F1. Now ये जो F1 है that is maximum friction or we can say kinetic friction at this location. How much that is going to be? तो F1 को कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू कितना दिया गया? 0.5। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना बिल्डअप होगा? mg दैट इज √2 इंटू जी विच इज 10। सो इसकी वैल्यू 5√2 है। सो यहाँ पर हम 5√2 वैल्यू रखेंगे और ये 15/2 दैट इज 7.5 है। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आप इसको ऐड करोगे देन यू रियलाइज कि ये 14.57 आना चाहिए टू बी प्रिसाइज। इसका मतलब अपने को 15.57 का फोर्स देना पड़ेगा कम से कम कांस्टेंट कंडीशन में, जिसकी वजह से आप इसको स्लाइड करा सकते हो। सो इससे कम फोर्स पे आप स्लाइड नहीं करा सकते हो, ये गारंटीड है। सो दैट्स व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी। अगेन एक डिजिट का डिफरेंस से रेंज दे दिया गया है, तो 14.56 टू 14.58 के बीच में अगर आपने आंसर लिखा है यू विल बी अवॉर्डेड मार्क। आफ्टर 16 वी हैव 2 more questions टू आंसर। इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। both are also both are good one, particularly 18th one, ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। हाँ, 17 सिंपलर है। कैसे सिंपलर है? आफ्टर एक्सप्लेनेशन यू विल नो कि इसने बोला एक ब्लॉक था और ये 3 स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा था। इसके बाद आप क्या करते हो? ब्लॉक को थोड़ा सा लेफ्ट वर्ड जा करके छोड़ देते हो। यहाँ पर ऐसा कितना लेके जाते हो वो आपको बताएगा। 10 सेंटीमीटर से लेके जाते हो। आपसे पूछता है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इसकी सब्सिक्वेंट मोशन में,
जब यहाँ पे ब्लॉक आएगा तो आप पाओगे ये कंप्रेस हो गया होगा, ये कंप्रेस हो गया होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया होगा। कंप्रेस वाली स्प्रिंग पुल कर रहा पुश कर रहा होगा, ये भी इसको पुश कर रहा होगा, और जो इलोंगेटेड है वो पुल कर रहा होगा। तो सभी मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, वापस लाने की कोशिश। तो जब ये वापस लाने की कोशिश करेंगे तो आप पाओगे कि फिर से यहीं पर आएगा और यहाँ पर आकर के इसकी वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी का एक्सेलरेशन, सभी का फोर्स एक्सेलरेशन दे रहा था। हाँ, इस पॉइंट के बियॉन्ड जब अंदर आएगा, रुकेगा नहीं, अंदर आएगा, तो ये कंप्रेस होने लगेगी, तो ये पुश करने लगेगी और ये सब पुल करने लगेंगे, तो रिटार्डेशन होने लगेगा। और ये फिर किसी एक स्टेज तक जाएगा, वहाँ पे स्टॉप करेगा, फिर से वापस आएगा और फिर से इधर जाएगा, तो इस तरह से घूमता रहेगा। बट यू विल फाइंड कि जब ये मेन पोजीशन पर आएगा उस समय इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सो वी गॉट टू नो टू पोजीशंस, वन द कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड पोजीशन, सेकेंड द मेन पोजीशन। इन दो पोजीशन पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो हम लोग वर्क मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विल से कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लोकेशन पर, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लोकेशन पर। इनिशियल लोकेशन ये है, इस पर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो आपने रिलीज किया है, कंप्रेस करके छोड़ दिया है, तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो रही होगी, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। सिंस स्प्रिंग्स आर कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जीज आएंगी। अब देखोगे कि फर्स्ट के पास आएगा, सेकंड के पास आएगा, थर्ड के पास आएगा। पोटेंशियल एनर्जी चाहे वो कंप्रेस्ड हो स्प्रिंग या एलोंगेटेड हो, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे हाफ k1 एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू x10 दी गई है, प्लस हाफ k2 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k3 एक्स स्क्वायर। सो दीज आर गोइंग टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जीज इज इक्वल टू फाइनल। जब हम लोग मेन पोजीशन पर आएंगे देन यू फाइंड कि यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर की या v मैक्स की वेलोसिटी आएगा। सभी स्प्रिंग्स रिलैक्सड हो गए होंगे, तो उनके पास स्टोर्ड एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। अपने को k1 k2 k3 सब दिया गया, उसको यूज़ करेंगे, अपने को एक आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि हाफ कॉमन ले लो, तो ये बनेगा k1 प्लस k2 प्लस k3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और v मैक्स स्क्वायर। ना यू सी कि ये सारी स्प्रिंग मिलकर के एक स्प्रिंग जैसा काम करेंगे और इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट। तो जब कभी इस तरह से स्प्रिंग्स कनेक्टेड होते हैं तो हम k इक्विवेलेंट भी नाम देते हैं, और ये हमारा k1 प्लस k2 प्लस k3 मिलकर के तीनों एक स्प्रिंग का काम कर रहे होंगे। ये इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि सभी के केस ऐड अप हो जा रहे हैं इन दिस सिचुएशन। ना यहाँ से अपने को v मैक्स निकालना है, तो v मैक्स की जो वैल्यू आएगी यू कैन फाइंड द आंसर ओवर हियर। यूल फाइंड x बाहर आ जाएगा अंडर रूट लेने के बाद, और ये बनेगा अपने लिए k1 प्लस k2 प्लस k3 डिवाइड बाई m। x की वैल्यू कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, सो 10 इज गोइंग टू बी लाइक 0.1, और अंडर रूट k1 प्लस k2 प्लस k3 40 15 और 45 जब आप ऐड करोगे, so that's going to 55 plus 45 100, so that will become 100 divided by mass which is 1, so you'll find this is 0.1 into 10 leads to 1 meter per second, so you'll say कि 1 meter per second अपना आंसर आ जाएगा। Let's check it, it's given 1 in meter per second, so that's correct। so यहाँ पर as far as concept is concerned it's very simple, like energy conservation करना है, कब कहाँ वो अपने को सोचना है। अगर वो कनेक्ट कर पाते हैं तो आंसर आता है। 18 गोज अ लिटिल बियॉन्ड, तो इस पर कुछ और भी सोचना है। लेट्स सी कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या पूछता है। ये बोलता है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी, आप इसको इनिशियली डाउनवर्ड वेलोसिटी देते हो ऐसा v0, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। पर्पस क्या है? पर्पस है फॉर विच द ब्लॉक ए बाउंस अप, इस ब्लॉक को हम बाउंस कराना चाहते हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा क्योंकि हम इसको अगर हम डाउन साइड वेलोसिटी दे रहे हैं तो ये बाउंस कैसे कर सकता है, तो सब्सिक्वेंट मोशन में उसको बाउंस करने की कंडीशंस बनने वाली हैं। कैसे बनेगी, लेट्स एक्सप्लेन। सो जब आपने इसको वेलोसिटी दिया तो ये अंदर आएगा, ब्लॉक भी नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगी तो स्प्रिंग इसको भी पुश कर रहा होगा, इसको भी पुश कर रहा होगा। ये अंदर जा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ग्राउंड है। और बी रिटार्ड होता रहेगा। एक स्टेज आएगी कि तब वी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद आप पाओगे कि ये इसको पुश कर रहा था, स्प्रिंग कंप्रेस था, तो फिर बी को पुश करेगा, बी वापस लौटेगा, फिर से यहीं पे पहुंचेगा जहाँ पर था। सिंस एनर्जी कंजर्व्ड है तो यहाँ पर वापस जाने के टाइम पर स्प्रिंग जैसा पहले था वैसे ही हो गया, ग्रेविटी का लेवल वही हो गया। इसका मतलब है जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना रिटर्न बैक आना चाहिए,
मीन्स ये वी नॉट वेलोसिटी से फिर ऊपर जाएगा फ्यूचर में। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसकी मीन पोजीशन होगी, पहले उसको पहुंचेगा जा करके, फिर इसके बाद भी इसके पास वेलोसिटी होगी तो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होने लगेगी। स्प्रिंग इलोंगेट होने लगेगी तो स्प्रिंग इसको पुल कर रहा होगा, क्योंकि इलोंगेटेड स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और इसका एम है नीचे की तरफ, और नॉर्मल रेशन है अप साइड। अगर स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट कर गया एम से या एम के बराबर हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, दैट मीन्स इसका कॉन्टेक्ट चला जाएगा, इसका मतलब ये बाउंस अप करेगा। तो बाउंस अप कराने के लिए स्प्रिंग को फाइनली इलोंगेट होना पड़ेगा, और इलोंगेट इतना होना पड़ेगा कि स्प्रिंग का फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर ले, नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत न पड़े। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया इसका मतलब कॉन्टेक्ट जीरो हो गया, कॉन्टेक्ट छूट गया। कॉन्टेक्ट छूट जाता है तो उसी को हम बाउंसिंग कहते हैं। गॉट इट नाउ? तो हमारे लिए कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, उन लोकेशंस को समझते हैं। एक तो ये लोकेशन है जहाँ पर ये था, इसने बोला कि ये इक्विलिब्रियम पर था, सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम और इज इन इक्विलिब्रियम इनिशियली। इसका मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से नीचे आया होगा, तो लेट से इसकी मीन पोजीशन है और ये रिलैक्स पोजीशन है, ऐसा बोल लो। मैं रिलैक्स वर्ड यूज़ कर देता हूँ, जिसमें स्प्रिंग रिलैक्स्ड रहती है। अगर स्प्रिंग रिलैक्स रहती है इसका मतलब है इनिशियली ये इतने अमाउंट से, दिस इस अमाउंट था, लेट्स इसका नाम एक्स नॉट दे देते हैं। एक्स नॉट अमाउंट से स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो दिखाया गया वो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब यहाँ पर जब ब्लॉक था तो उसका एम को ये के एक्स बैलेंस कर रहा था। एक्स नॉट है ना, अच्छा एम दोनों का मास बराबर है, इसलिए दोनों के लिए हम लोग एम यूज़ कर सकते हैं। सो इनिशियल कंडीशन अपने को कुछ ऐसा बताने वाली है कि जो के एक्स नॉट की वैल्यू है ना वो एम के बराबर है, और एक्स नॉट की वैल्यू हम यहाँ से पता कर लेंगे, एम बाई के आ जाएगी। एम पता है, जी पता है, के पता है, तो हम उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने को ये पता चला कि ये नीचे जाएगा, बहुत कुछ होगा, वो हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं है। फिर ये बाहर आएगा, वो अपने इंटरेस्ट की बात है। तो जब ये रिटर्न होकर के इधर आएगा फिर से ऊपर जाएगा, तो अपने को देखना है कितना ऊपर जाना चाहिए। सो लेट से कि वो यहाँ तक पहुँचेगा तो अपना काम बनेगा। सो ये जो लोकेशन है वो हमारे इंटरेस्ट की है। लेट से ये फर्दर ऊपर जो जाना चाहता है वो एक्स है। तो जब ये इस फाइनल लोकेशन पे पहुंचेगा तो स्प्रिंग पर नट सेल में इलोंगेशन होगा, वो भी एक्स का। जब स्प्रिंग यहाँ पर आएगी तो स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन कंप्रेशन नहीं था, वो नेचुरल लेंथ थी उसकी। जब डाउन साइड था तो स्प्रिंग कंप्रेस थी, जब ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा। तो रिलैक्स से हम ऊपर जा रहे हैं ताकि स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए। उस सिचुएशन पर आप एक आई बनाओगे तो एक आई में ऊपर के एक्स का फोर्स लगेगा। वाई? बिकॉज एक्स वॉज द इलोंगेशन। डाउन साइड फोर्स अपने को एम मिलेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। हम चाहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा जीरो हो जाए। अगर नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग जीरो करना चाहते हैं, एन की वैल्यू जीरो अगर करना चाहोगे तो अपने को के एक्स की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? एम के बराबर आनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन। नाउ रीड दीज टू इक्वेशन केयरफुली। तो इसका मतलब हमको ये पता करना है कि एक्स की वैल्यू एक्स नॉट आना चाहिए। मतलब ये जितना पहले कंप्रेस था उतना ही ऊपर अगर एलोंगेट हो जाता है तो अपना काम बनता है, तो फिर ये बाउंस हो जाएगा। एक्स और एक्स नॉट हमारे बराबर आ गए एज पर दीज रीडिंग्स। बहुत अच्छी बात है ना। अभी अपने को बहुत कुछ करना बाकी है। अपने को ये पता करना है कि वी नॉट कितना होगा। अभी तो हम लोगों ने एक्स के बारे में पता किया कितना एलोंगेशन हमारा रिक्वायर्ड है। नाउ वी हैव टू इंपॉर्टेंट लोकेशंस। यू कैन कॉल दिस फर्स्ट लोकेशन जहाँ पर इक्विलिब्रियम था दिया गया था, उसको आप 1 मान सकते हो। और ये सेकेंड एज्यूम कर लो कौन सा, जो हमारा फाइनल है जहाँ पर ये बाउंस करता है। सो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना चाहेंगे 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो तब भी चलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है इसलिए हम लोग मैकेनिकल लगा सकते हैं। हम लोग ये क्लेम करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी 1 लोकेशन की और सारी एनर्जी सेकेंड लोकेशन की बराबर होनी चाहिए। नाउ काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर होता है, दैट्स ऑल, क्योंकि एक ही पार्टिकल हमारे पास। पोटेंशियल यहाँ पर 2 हैं, एक तो ग्रेविटेशन है और दूसरा स्प्रिंग है। अपने को दोनों का ख्याल रखना है। तो ग्रेविटेशन के लिए अपने को कहीं रेफरेंस लेना होगा, उसके ऊपर नीचे मेजर करेंगे, और स्प्रिंग का रेफरेंस हमारा ये रिलैक्स पोजीशन होता है। तो लेट से यही हमारे लिए ग्रेविटेशन का भी रेफरेंस हो गया। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था? तो दैट वाज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था?
हम जानते हैं कि स्प्रिंग कंप्रेस हो या एलोंगेटेड हो, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स से गवर्न होती है, स्क्वायर से। यहाँ पर एक्स मतलब एक्स नॉट है, इसलिए हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसी को हमने रेफरेंस लिया है जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये नीचे है, जब कभी नीचे होता है तो माइनस एम जी एच होता है, तो ये माइनस एम जी एक्स नॉट रहा होगा। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल एनर्जी आप कहाँ से लिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड में रेफरेंस आएगा, रेफरेंस कैंसिल आउट होता है। आप यहाँ इसको भी रेफरेंस मान के लिख सकते हो, चलता है। आप इसको भी रेफरेंस ले सकते थे, जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको जीरो मानते हैं, तो फिर ये ऊपर वाला पता चल जाता है। सो एक ही रेफरेंस अपने को यूज़ करना है, इनिशियली एज वेल एज फाइनली इज इक्वल टू, सो दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनली। फाइनली जब यहाँ पर हम जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक बस यहाँ तक पहुँचे, काफ़ी है, उसके ऊपर ना जाए, इसके ऊपर जाएगा तो ये और फास्ट ऊपर आएगा। अपने को सिर्फ बाउंस अप कराना है और उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हमारी ये वेलोसिटी मिनिमम थी, इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी, तो हम इनिशियल एनर्जी टोटल मिनिमम थी, तो हम फाइनल वाली भी मिनिमम रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हमारी मिनिमम होनी चाहिए, दैट मीन्स रेस्ट पर पहुंचेगा तो चलेगा। सो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। अब पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब एक्स इलोंगेशन है। एनर्जी में हम एक्स जो लिखते हैं वो इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है। सो ये हो गया प्लस एम जी, प्लस क्योंकि ऊपर गया एम जी एक्स आ जाएगा। सो ये एक रिलेशन आ गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, हम लोग ऑलरेडी प्रूफ निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को अगर एक साथ मर्ज करोगे तो एक्स और एक्स नॉट बराबर है। सिंस एक्स और एक्स नॉट बराबर हैं तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से। वाई? क्योंकि एक्स और एक्स नॉट बराबर है। और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। तो ये अपने को कुछ देने वाला है। क्या देने वाला है? ये बोलेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू, ये इस साइड भी आ जाएगा तो बन जाएगा 2 टाइम्स एम जी एक्स नॉट। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसको भी एक्स नॉट लिख दिया, तो एम जी एक्स नॉट प्लस एम जी एक्स नॉट जो इधर आएगा तो 2 टाइम्स एम जी एक्स नॉट हो जाएगा। एम भी कैंसिल आउट हो गया और अच्छी बात है। तो वी नॉट जो अपने को चाहिए था, इसकी स्क्वायर की वैल्यू आ रही 4 टाइम्स जी एक्स नॉट। अब अपने को एक्स नॉट लगेगा कि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यहाँ से एक्स नॉट पता कर लेते हैं। एक्स नॉट की जो वैल्यू आती है वो एम जी बाई के आती है, तो ये बनेगा 4 टाइम्स जी इंटू एम जी बाई के। Now let's put all the values. So 4 is 4, G is 10, M is 10, G again is 10, divided by K is 150. So when you're going to simplify this number, so एक ज़ीरो इससे सेटल हो जा रहा है और 400 डिवाइड बाई 15 आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर हम वी नॉट कैलकुलेट करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आएगी 400 का अंडर रूट, दैट इज 20 अंडर रूट 15। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि ये जो स्पीड है वो 20 बाई रूट 3 n होती है, तो इसको हम 20 बाई रूट 3 n से कंपेयर करा लेंगे। सो 3n की वैल्यू 15 आ रही है, तो n की वैल्यू 15 बाई 3 आ जानी चाहिए, दैट मीन्स 5 आ जाना चाहिए। सो 5 शुड बी अवर आंसर, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो n मस्ट बी 5, हेंस 5 इज द गिवन आंसर। So this is how we can handle this 18th problem. अगर आपने एग्ज़ाम में नहीं कर पाया है, नी नॉट टू वरी, बट द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि अभी आपको कैसे एक्सप्लेन किया गया वो एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए एंड फील आना चाहिए कि यस, बाउंस अप हम कब कराते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, और मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे यूज़ करते हैं, इक्वेशंस, रिलैक्स पोजीशन क्या होता है, उनको रिलेट करने का। ओके, so this is how the some solution of this JEE advanced paper is completed. Thank you.